मगर कदाचित दल का भाग्य ही खराब था। फिर भला इतना रुपया इतनी सरलता से दल को कैसे मिल सकता था? 1 जुलाई सन 1930 ईस्वी को इलाहाबाद में पंडित मोतीलाल नेहरू को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी से पूरे भारतवर्ष में हलचल सी मच गई। इस भीषण हलचल को परख कर दिल्ली की पुलिस चौकन्नी हो उठी और पुलिस की गश्त हर ओर बढ़ा दी गई। हथियारबंद पुलिस लॉरियों में सारे नगर का दौरा करने लगी। चंद्रशेखर आजाद इस परिणाम पर पहुंचे कि उस दिन बैंक का रुपया लूटना बुद्धिमानी नहीं होगी। दिल्ली शहर में एक गडोदिया स्टोर था। इसके मालिक सेठ लक्ष्मी नारायण गडोदिया थे। उन्होंने दान के रूप में स्वदेशी स्टोर खोल रखा था। चंद्रशेखर आजाद उस स्टोर से अपरिचित थे, किंतु क्रांतिकारी दल का एक अन्य सदस्य कैलाशपति उस स्टोर के बारे में जानता था। उसी ने चंद्रशेखर को उसके संबंध में बताया था। संगठन में धन का इतना अभाव था कि पंडित जी ने उसी स्टोर को लूटने की योजना बनाने का निर्णय लिया। उनकी लूट की मंशा सुनकर कैलाशपति ने चंद्रशेखर को एक सुझाव दिया। आजाद, मुझे पता चला है कि सेठ लक्ष्मी नारायण गडोदिया अपने खजाने से दान करता है। वह खजाना उसने दान के लिए स्वदेशी स्टोर के रूप में रखा हुआ है। क्यों ना हम पत्र द्वारा उनसे 10,000 रुपए देने की प्रार्थना करें? चंद्रशेखर को कैलाशपति की बात सही लगी। जब सीधी उंगली से घी निकले तो उंगली टेढ़े करने की क्या जरूरत थी? उन्होंने इस बात पर अपनी सहमति दे दी। कैलाशपति ने सेठ लक्ष्मी नारायण के नाम पत्र लिख दिया, जिसमें उसने दल के नाम पर सेठ जी से 10,000 रुपए की मांग की। किंतु सेठ जी ने उस पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया और न ही क्रांति दल के इस पत्र की सूचना पुलिस को दी। ऐसे में दल द्वारा उंगली टेढ़ी करने का समय आ चुका था। गडोडिया स्टोर में एक युवक विशंभर लाल काम करता था। वह कैलाशपति के संपर्क में आ चुका था। उसने कैलाशपति को बताया, प्रतिदिन शाम को 8 बजे स्टोर का खजांची ऊपर कमरे में धन की रक्षा करता है। तब यहाँ उसके अलावा कोई नहीं होता। कैलाशपति को वही समय धावा बोलने के लिए उपयुक्त लगा। इसी स्टोर के पास एक दर्जी खाना भी था, जिसके टेलर मास्टर हरिद्वारी लाल नामक एक सज्जन थे। कैलाशपति ने उन सज्जन से भी संपर्क बना लिया था। बाद में जरूरत पड़ने पर कैलाशपति उन्हीं के मकान, जो सीताराम बाजार में था, पर रह रहा था। वहीं से वह 28 अक्टूबर सन 1930 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया। विशंभर दयाल ने कैलाशपति से तब यह भी बताया था कि रोज उस खजाने में करीब 20,000 रुपए रहते हैं। कैलाशपति ने सारी जानकारी चंद्रशेखर आजाद को दे दी। जानकारी मिलते ही चंद्रशेखर आजाद गडोडिया स्टोर को लूटने की योजना बनाने लगे। उन्होंने बनारस से विद्याभूषण, शिमला से धनवंतरी, दिल्ली से एक अन्य सदस्य काशीराम और रोहतक से लेखराम आदि को बुला लिया, ताकि योजना पर काम करने से पहले सभी सदस्य एकत्र हो जाएं। इस क्रांतिकारी दल के पास एक पुरानी कार थी, जिसमें इससे पहले असेंबली बम कांड के समय भगत सिंह तथा दत्त को छुड़ाकर लाने की योजना बनाई गई थी, परंतु काम में नहीं लाई जा सकी थी। लेखराम कार चलाना अच्छी तरह जानता था। योजना के अनुसार कार का इंजन स्टार्ट कर उसे म्युनिसिपल बाग में कूचा नटवा के अंदर के दरवाजे के सामने खड़ा कर दिया गया। यह दरवाजा बाग में खुलता था। विद्याभूषण और धनवंतरी गली में खड़े होकर हवा में गोली चलाते रहे। इससे जनता वहां एकत्रित हो गई, मगर किसी ने भी उन लोगों के निकट जाने अथवा उनको पकड़ने का साहस नहीं किया। इधर चंद्रशेखर आजाद काशीराम और कैलाशपति के साथ स्टोर के ऊपर वाले कमरे में जा पहुंचे। यह वही कमरा था जहां सेठ का सारा रुपया रखा रहता था। वहां खजांची रुपए गिनकर वहां लगी बड़ी सी तिजोरी में रख रहा था। चंद्रशेखर ने तत्काल अपना पिस्तौल खजांची पर तान दिया और कहा, तिजोरी में जितना भी रुपया है निकालकर हमारे हवाले कर दो। उस कमरे के सामने बने भाग में सेठ जी का निवास स्थान था, जहां सेठ जी की पत्नी व परिवार की अन्य स्त्रियां भी मौजूद थीं। क्रांतिकारियों को देखकर उन्होंने समझा घर में डाकू घुस आए हैं। वे जोर जोर से रोने लगी। इस पर काशीराम को बड़ा क्रोध आया।
उसने अपनी रिवॉल्वर निकालकर उन स्त्रियों पर तान दिया और धमकी दी, शोर मत मचाओ वरना। उसका इरादा वास्तव में उन औरतों पर गोली चलाने का नहीं था, वरन मात्र धमकाना था। मगर चंद्रशेखर को कैलाशपति का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उसे डांटते हुए कहा, यह तुम क्या कर रहे हो कैलाश? औरतों पर हथियार तानना या उन्हें धमकाना क्रांतिकारियों के उसूल के खिलाफ है। अच्छा यही होगा कि तुम अपना पिस्तौल जेब में रख लो। कैलाशपति ने अपना रिवॉल्वर वापस अपनी जेब में रख लिया। उधर खजांची समझ गया कि रुपया दिए बिना काम नहीं चलेगा, तो उसने सारा रुपया, जो चांदी के रुपयों की शक्ल में था, क्योंकि उन दिनों कागज के नोटों का अधिक रिवाज नहीं था, चंद्रशेखर आजाद के सामने रख दिया। उन रुपयों में छोटी रोजगारी भी थी। चंद्रशेखर ने सारा रुपया एक बोरे में भर लिया। तत्पश्चात खजांची ने सेठ जी की पत्नी के सारे सोने चांदी के आभूषण भी चंद्रशेखर आजाद के सामने रख दिए, परंतु चंद्रशेखर ने उन्हें लेने से इनकार करते हुए कहा, मुझे ये गहने नहीं चाहिए। ये माताओं और बहनों के गहने हैं जिन्हें हम नहीं ले सकते। हम कोई डाकू नहीं हैं, बल्कि क्रांतिकारी हैं। दूसरी ओर हवाई फायर करने और औरतों की चीखों पुकार सुनकर गली में भीड़ जमा हो गई, परंतु उस भीड़ में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अपनी जान पर खेलकर लूटते हुए सेठ की मदद के लिए आगे बढ़ता। सारा रुपया बोरे में भरकर चंद्रशेखर आजाद एक हाथ में बोरा और दूसरे हाथ में पिस्तौल लिए अपने साथियों सहित वहां से निकल गए। फिर क्रांतिकारी कार में सवार होकर हिंदू कॉलेज के हॉस्टल में पहुंचे। उन दिनों गर्मी का मौसम होने के कारण कॉलेज की छुट्टियां थी और हॉस्टल भी बंद था। भवानी सिंह हॉस्टल के एक कमरे में रह रहा था। चंद्रशेखर उसी के साथ ठहरे हुए थे। हॉस्टल का माली, जो चौकीदार का भी काम करता था, चंद्रशेखर को भवानी सिंह के साथ रहते हुए देख चुका था। वहां रहते हुए आजाद ने स्कॉटलैंड के जासूसों को मारने के लिए एक रेशमी शेरवानी, एक चूड़ीदार पैजामा और एक पगड़ी बनवाई थी, ताकि भेष बदलकर अपने काम को अंजाम दे सके। किंतु बाद में यह योजना रद्द हो जाने पर उन्होंने वे कपड़े माली को भेंट कर दिए थे। माली बहुत खुश हुआ। इसी कारण हॉस्टल बंद होते हुए भी माली ने आजाद व भवानी सिंह को हॉस्टल में बिना किसी रोक टोक के रहने दिया। गडोडिया स्टोर से लूटी हुई रकम करीब 14,000 रुपए थी। उस लूट में मिली 600-700 रुपए की छोटी रोजगारी यमुना नदी में फेंक दी गई। तत्पश्चात प्राप्त रकम को पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के केंद्रों में बराबर बांटकर भेज दिया गया। वैशंपायन के अनुसार 6,000 रुपए कानपुर में बम का कारखाना खोलने के लिए वीरभद्र तिवारी को दिए गए। 4,000 रुपए कैलाशपति को दिल्ली में साबुन का कारखाना खोलने के लिए दिए गए, ताकि साबुन की आड़ में पिक्रिक एसिड बनाया जा सके। 2,000 रुपए अफरीदी बादशाह गुल को भेजा गया। बादशाह गुल दल के द्वारा रावलपिंडी स्थित सदस्य रामकिशन पिस्तौल, रिवॉल्वर आदि खरीदते थे।